ओके, तो शुरू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन की बात की थी और फंक्शन को एक मशीन की तरह देखा था जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। इस बीच हमने एक रूल भी देखा था कि जितने भी इनपुट्स हैं उनका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका अगर एक भी इनपुट जीरो आउटपुट देता है, जीरो मतलब एक भी आउटपुट नहीं, या दो से अधिक आउटपुट देता है, तो इस तरीके के रिश्ते को हम फंक्शन नहीं कहते। तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं, जब हर एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि दो डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट ना आए, दो डिफरेंट इनपुट्स पे भी सेम आउटपुट आ सकता है। ये जो पूरी इनपुट्स है उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इनपुट्स के सारे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डोमेन। जितने भी परमिसिबल इनपुट्स है, परमिसिबल इनपुट्स मतलब जो भी इनपुट हम उस फंक्शन में डालेंगे उसके बाद हमें रियल एंड वेल डिफाइंड आउटपुट मिलता है, तो हम कहते हैं ये सेट डोमेन है। और वो जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट का जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। और हमने एक और बात की थी कोडोमेन की। हमने कहा था फंक्शन में हमेशा डोमेन और कोडोमेन डिफाइन रहेगा और उसके इर्द गिर्द हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्लेन की बात की थी। कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या बात किया था कि हर एक पॉइंट को हम यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। और उसके बाद हमने देखा था कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ क्या होता है, या तो लाइन होता है या कर्व लाइन होता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व लाइन होगा। वो किससे बना होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट से। तो जब भी हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट उसका एब्सिसा बता देगा और y कोऑर्डिनेट उसका ऑर्डिनेट बता देगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट। ये सारी बातें याद है। फिर उसके बाद मैंने कुछ ग्राफ्स आपको बताया था। सारी ग्राफ्स आपके दिमाग में फिक्स है या नहीं है। हमने स्टार्ट किया था y इज इक्वल टू एक्स से। आप लोग सब ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स जानते हो, आप इसका डोमेन भी जानते हो, आप इसका रेंज भी जानते हो, राइट। ओके, अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं, ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। आउटपुट क्या है, रेंज क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में मैं कुछ कमेंट करने की बात करूं तो आप इस ग्राफ को देख रहे हो कि ये डाइव डाउन कर रहा है। डाइव डाउन करने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, x की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, मतलब x की वैल्यू कैसे बढ़ती है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। इस नेचर को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने एक बात कही थी कि इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या कहा था, इफ a इज ग्रेटर देन b देन माइनस a विल बी स्मॉलर देन माइनस b। क्या हम ये चीज इस ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं, कैसे। लेट्स से अगर मैं कहता हूं a इज ग्रेटर देन b, तो x एक्सिस पे अगर मैं a प्लॉट करूं तो राइट में कौन होगा, a या b। इफ a इज ग्रेटर देन b तो राइट में कौन होगा, a। लेट्स से ये a है, लेट्स से ये b है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं हाँ a इज ग्रेटर देन b। इस इनपुट पे इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, a कॉमा, और इसका क्या होगा, b कॉमा माइनस b, राइट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस b का, राइट। ये पॉइंट किसका है, और ये जो पॉइंट है ये किसका है। जिस तरीके से x एक्सिस पे राइट पे जो है वो बड़ा है और लेफ्ट पे जो है वो छोटा है, उसी तरीके से y एक्सिस पे कौन बड़ा है, जो ऊपर है वो बड़ा है और जो नीचे है वो, कैन यू सी दिस, माइनस बी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन माइनस ए। तो जब भी आप कोई चीज इन इक्वालिटी में रिवर्स जो लेते हो, अभी हम
इंट्यूशन से ले रहे थे, हम नंबर्स को माइंड में सोचते थे और फिर बोलते थे अच्छा ये रूल काम करता है, बट नाउ यू हैव अ सॉलिड प्रूफ दैट व्हाई दिस मेथड वर्क्स। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ठीक। तो कहीं ना कहीं जब हम लास्ट क्लास में ग्राफ को देख रहे थे तो हमने डोमेन की बात की थी, हमने रेंज की बात की थी, हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात की थी। अब हम जो भी ग्राफ देखेंगे उसमें दो और बातें देखेंगे और सबका इंट्यूशन बनाएंगे। अभी हम फॉर्मुलाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर क्रिएटिंग अ इंट्यूशन। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ग्राफ कहां पे बढ़ रही है और कहां पे घट रही है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? कोई ग्राफ अगर ऊपर जाती हुई दिखे, अगर उसका नोज लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ दिखे तो हम उसको कहते हैं इंक्रीजिंग, और उसका नोज अगर डाइव डाउन कर रहा है तो हम कहेंगे उसे डिक्रीजिंग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ जानते हो, अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा दिखता है? नोज अप मतलब इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप, और जब a नेगेटिव होता है तो कैसा दिखता है? डाइव डाउन, तो वो डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ओके। तो कल जो ग्राफ्स हमने लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ्स किए थे उसमें हम ये दोनों चीज भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं आज। लास्ट क्लास में हमने डोमेन और रेंज और सिमेट्री प्रॉपर्टी देखा था। आज हम दो और चीज देखेंगे। पहली चीज क्या है कि क्या नेचर है, बढ़ रहा है या घट रहा है, और दूसरा भी मैं बताता हूं। मैंने y इज इक्वल टू एक्स बताया था, उसके बाद मैंने कौन सा ग्राफ बनाया था? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ में बनाता हूं, ठीक है, तो इसका डोमेन आप सबको पता है, रेंज भी आपको पता है, और इसकी सिमेट्री भी आपको पता है। सिमेट्री क्या है? y इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स एक्सिस, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज है, राइट और रॉन्ग? अब मेरा सवाल है, अगर मैं ग्राफ के लेफ्ट साइड में हूं, ग्राफ के y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हूं, तो ये ग्राफ कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, बिकॉज इट्स नोज डाउन, एंड फॉर पॉजिटिव इट इज इंक्रीजिंग। ये बात आप देखना शुरू कर चुके हो, गुड। अब मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स के बाद हमने क्या बनाया था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ मुझे इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, वी कॉल इट नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या कहते हैं, लास्ट संडे यूपीएससी में एक सवाल आया था सी सेट में, वो कुछ ऐसा सवाल था, देखो। ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट था कि एक स्टेटमेंट दिया था और उसके पास दो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया था, और कहा था कि इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें क्या दोनों स्टेटमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखता हूं मैं तुम आंसर कर पाते हो कि नहीं। लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। और स्टेटमेंट 1 दिया था a इज ग्रेटर देन b, और स्टेटमेंट 2 दिया था b इज ग्रेटर देन a। अब यूपीएससी की सवाल है, यूपीएससी जानते हो ना, सी साइड का सवाल है। कैसे करेंगे इसको बताओ? इसका आंसर क्या होगा? डू वी अच्छा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है ईदर ऑफ द स्टेटमेंट, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट will be able to help me answer this question. We need both statements. We need मतलब एक ऐसा था कि 1 ले या 2 ले, और चौथा था we don't need anything. क्या बोल रहे हो? Okay, some students are saying A and some students are saying D. Okay, A कौन बोल रहा है? Okay, Kshitij, why are you saying A? राइट, सो क्षितिज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे नॉन नेगेटिव होता, यहां पे नॉन नेगेटिव होता तब डी ऑप्शन होता। आप समझ रहे हो कितनी महीन बात पूछ रहा है?
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप डिकोड कर चुके हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप एक्साइटमेंट में क्या करोगे, डी ऑप्शन क्लिक कर दोगे। बट क्षितिज जैसी आंख होगी तो आप क्या आंसर लिखोगे कि कोई भी एक दे दो, मैं आंसर कर दूंगा, कोई भी एक आंसर दे दो, क्योंकि a इक्वल टू बी में ये कहानी जीरो हो रही है। ठीक है, जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस फंडे पे, तो अभी याद आया तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका डोमेन क्या है, मुझे ये पता चल गया कि इसका रेंज क्या है, इसका नॉन नेगेटिव, जिसको कहेंगे जीरो से इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडेड। ओके, सिमेट्री भी बताओ क्या है सिमेट्री। जैसा लेफ्ट दिख रहा है वैसा राइट, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इट्स अ मिरर इमेज, वाई एक्सिस इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, राइट। ओके, अब इसमें मैं दो चीजों की बात करूंगा, एक इसकी ट्रेंड क्या है, मतलब अभी मैं एक्चुअल वर्ड सब यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं इंट्यूशन बनाना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू गिव यू एक्चुअल वर्ड्स की मोनोटोनिसिटी क्या है एंड ऑल, बट मोटा मोटी आप देख के बता सकते हो कि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एंड इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर पॉजिटिव, राइट। और दूसरी चीज आप ये भी देखोगे कि सर ये ग्राफ जो है ऊपर से कॉनकेव है, ऊपर से कॉनकेव है, तो मतलब कहीं ना कहीं अब हमें दो चीजों को देखने की कोशिश करनी होगी कि ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है ये देखेंगे, और ग्राफ जो है अगर वो कर्व है तो वो कैसा कर्व है, ऊपर से कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो अभी बस हम इंट्यूशन बनाएंगे, और आफ्टर 3-4 क्लासेस you would be able to tell कि when the graph is having this shape. Okay. तो आप देख सकते हो for negative value it is decreasing, for positive value it is increasing. तभी आपने वो जो प्रॉपर्टी बताई थी कि if a is greater than b then a स्क्वायर और b स्क्वायर में बड़ा कौन होता है। आप कुछ नहीं कह रहे थे, आपको कहना था कि सर पहले दोनों को पॉजिटिव बनाओ, दोनों को, तब मैं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों ये, क्योंकि मैं यहां पे a लेता हूं, यहां पे b लेता हूं, तो b इज ग्रेटर देन a, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर, और ये क्या हुआ, सो इफ b इज ग्रेटर देन a देन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, राइट और रॉन्ग। तो अब ग्राफ पे हम देखेंगे कि जितने भी इनइक्वालिटी की रूल्स हमने बनाई थी वो कहां से एक्चुअली आ रही थी, ग्राफ से। ठीक है, तो हम पहले रूल की तरह समझे थे जिस चीज को, अब हम उसको एनालिसिस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्राफ मैंने कराया था, एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब में बताओ क्या हो रहा है। अगेन आप मुझे चैलेंज कर सकते हो कि सर आपको कैसे पता ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है। हमने क्लास टाइम में एनालिसिस की थी, बट after 3-4 classes maybe when I will be touching elementary calculus in next session, तो you would be able to tell कब ये concave होगा कब ये convex होगा। but at the same time ये ग्राफ जब आप देख रहे हो तो कुछ बात तो बता ही सकते हो, जैसे इसका डोमेन ऑल रियल, रेंज ऑल रियल, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब बताओ क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी, कहां से इंक्रीज कर रहा है कहां पे डिक्रीज कर रहा है। Isn't it always increasing? Yes, it is always increasing. देखो nose up है इसका, nose up है, sir it will always be increasing. It will always be increasing. अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ, if alpha is greater than beta, then अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब में कौन बड़ा होगा, अल्फा क्यूब, क्योंकि सर इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। और कौन सा ग्राफ मैंने कराया था, y इज इक्वल टू, कैसा होता है ग्राफ, ऐसा है ना, विल जस्ट मेक रफ ग्राफ, बहुत ज्यादा भी वो नहीं, बस ये ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट इज वाई आई एम डूइंग रिविजन एंड आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस। डोमेन क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 इंक्लूडेड, 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड।
इसकी सिमेट्री की बात नहीं होगी क्योंकि सिर्फ एक साइड है, कहीं पे मुझे सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है, राइट? ओके, अब मुझे बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग है। जो आप देख रहे हो ऊपर नोज अप जा रहा है ना, ये इधर ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, स्लो इंक्रीजिंग है। इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी वेरी स्लो रेट, बट इट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऊपर से ये क्या है? कॉन्वेक्स है ना, क्यों है बाद में बात करेंगे, ठीक। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि जब मैं ग्राफ देखूंगा तो सिर्फ डोमेन, रेंज और सिमेट्री नहीं देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि ये इंक्रीजिंग कहां पे है, डिक्रीजिंग कहां पे है, फ्लैट कहां पे है, राइट। और मैं ये भी देखूंगा कि ये ग्राफ का शेप कैसा है, मतलब कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, अपवर्ड से, ठीक है। ओके, अब आपको कोई बोलेगा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा कौन बड़ा होगा? हाँ, पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इट इज, अब हम क्या बोलेंगे? रूट अल्फा इज ग्रेटर देन रूट बीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब साइन रिवर्स होता था और कब साइन सीधा होता था। रेसिप्रोकल में याद है क्या होता था? क्या होता था? इनवर्स हो जाता। तो चलो उसका भी ग्राफ देखेंगे। कल हमने y इक्वल टू 1/x भी सीखा था ना। ओके, नाउ और क्या ग्राफ था? क्यूब रूट। क्यूब रूट का ग्राफ कैसा था? ये ग्राफ था क्यूब रूट का। ओके, 1 मिनट। ये जो ग्राफ है ये किसी ग्राफ का सिमेट्रिक है क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिक है। ये कहां पे मुलाकात करता है? 1,1 पे। और ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स। ये भी याद होना चाहिए याद, ठीक है। ओके, ये क्या है? क्यूब रूट। इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। रेंज, डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, राइट। ओके, सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओके, इंक्रीजिंग का फंड आप क्या, यहां से आपको क्या दिख रहा है? कॉन्वेक्स। यहां से क्या दिख रहा है? तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए कॉनकेव, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कॉन्वेक्स, ठीक है। अभी कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये आपके डेटा पॉइंट्स दे रहा हूं कि जब भी अब ये वर्ड सब आएंगे कैलकुलस की क्लासेस में आगे फ्यूचर में, तो आपके पास सॉलिड एग्जाम्पल्स होंगे टू जस्टिफाई दैट रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों के बीच क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। और आगे एक वर्ड सुनोगे इनवर्स फंक्शन, अभी नहीं बट आगे सुनोगे, ठीक है। अंडरस्टूड? एक और फंक्शन मैंने कराया था, कौन सा? y इज इक्वल टू आपको पहला फंक्शन दिखा होगा जो 2 टुकड़े में बट गया है। जब भी आप कोई फंक्शन बनाओ और फंक्शन बनाने के लिए अगर आपको पेंसिल उठाना पड़ जाए तो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और जिसके लिए पेंसिल उठाना ना पड़े कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। एक और वर्ड मैं तुम्हें फेंक रहा हूं, ठीक है। अभी सबको मैं फॉर्मली बांधूंगा, अभी बस आपको मैं बॉल्स फेंक रहा हूं कि ये सब देखो, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी? डोमेन बताओ इसका क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। रेंज क्या है इसका? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। प्रॉपर्टी कैसी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसी है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट करें। इज इट डिक्रीजिंग? फॉर नेगेटिव वैल्यू इट इज डिक्रीजिंग, फॉर पॉजिटिव वैल्यू इट इज डिक्रीजिंग। तो दोनों के लिए डिक्रीजिंग है, बट आपको ध्यान में रखना होगा इस पोर्शन की प्रॉपर्टी अलग लगेगी, इस पोर्शन की प्रॉपर्टी अलग लगेगी। इसलिए हम लोग इन्वर्स करने टाइम क्या देखते थे? बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर
एक दोनों अपोजिट साइन का है तो फिर रेसिप्रोकल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और जीरो पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्केविटी प्रॉपर्टी बताओ क्या है नेगेटिव वैल्यूज के लिए, कॉन्केव, ठीक है। तो हमने इतनी सारी ग्राफ की और हमने इन सारी ग्राफ से क्या क्या सीखा, एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर समझा, और कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी को समझा। बट अभी कुछ समझा नहीं है, अभी बस जाना है कि ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ओके। अब आपको याद हो लास्ट क्लास हमने कहां पे क्लोज की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक y इज इक्वल टू कॉस एक्स की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, है ना। जब ने हमने बात की थी, अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करूं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करूं, तो हमने देखा था अगर x 0 से π/2 के बीच में है, अगर x 0 से π/2 के बीच में जा रहा है तो cos की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है। सर इट वॉज डिक्रीजिंग, इट वॉज डिक्रीजिंग। और जब हम π/2 से पाई की ओर जा रहे हैं तो अगेन डिक्रीजिंग, और जब हम पाई से 3π/2 की ओर जा रहे हैं तो इट वॉज इंक्रीजिंग, और जब हम 3π/2 से 2π की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से प्रॉपर्टी शो किया है। हमने कुछ वैल्यूज भी एक्सट्रीम पे देखी, हमने देखा कि सर 1 से 0 पे मारा, फिर 0 से -1, फिर हमने देखा -1 से 0, और फिर हमने देखा 0 से 1 इंक्रीज होता हुआ, राइट। हमने ये नेचर देखा, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, या डिक्रीज कर रहा है। अब समझ में आ रहा है मैंने क्यों इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात की, समझ में आ रहा होगा, ओके। तो हमने देखा कि अच्छा cos x इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कोई चीज अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी ग्राफ कैसी दिखेगी, नोज अप, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, राइट और रॉन्ग। इस तीन के अलावा तो कुछ और नहीं दिखेगा, इसी तीनों के कॉम्बिनेशन में ही दिखेगा, है ना। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड। तो कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो कैसे दिखेगी, इधर दिस, दिस और दिस। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कौन सा शेप चूज करूंगा अभी के लिए एक्सेप्ट कर लेना, बट आफ्टर 7-8 क्लासेस सबकी लॉजिक पता चल जाएगी कि मैंने वो शेप क्यों चुना। बट अभी तुम देखोगे तो कॉमन सेंस से भी वही दिखेगा कि ये शेप सही है, बट हम उसका मैथमेटिकल टूल समझेंगे आफ्टर 6-7 लेक्चर्स कि क्यों मैंने ये लिया, नॉट थ्रू कि मेरे को ऐसा लग रहा था, बट थ्रू सॉलिड मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। और कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो कैसी शेप लेगी, या तो ऐसे नोज डाइव मारेगा, या तो ऐसे मारेगा, या तो ऐसे मारेगा। गौर से देखिएगा, मैंने अभी जितनी भी शेप्स बनाई है एनालिटिकली बनाई है पिछले ग्राफ्स में। अभी जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी लूंगा वो भी मोटा मोटी आपको दिखेगा कि हाँ सर सही बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्रूफ करो तो अभी आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम एलिमेंट्री कैलकुलस को टच करेंगे इन द नेक्स्ट कोर्स, तब फिर आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे बताने के लिए कि वाई इट इज ट्रू, ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं cos x को स्टडी करते हैं, y इज इक्वल टू cos x को। अब आपको एक और चीज बताऊंगा, हम लोग बार बार एंगल को रेडियन में क्यों लेते हैं। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे x एक्सिस है और y एक्सिस है। अगर हम एंगल को डिग्री में लेंगे तो ग्राफ का स्केल बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं हम इनपुट और आउटपुट को सेम सेंस ऑफ लेंथ में रखने के लिए रेडियन को यूज करते हैं, क्योंकि रेडियन एंगल को किस में कन्वर्ट कर देता है, लेंथ में। 1 रेडियन वॉज एक आर्क लेंथ जो 111 का है, राइट और रॉन्ग। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई लेंथ। तो हम कहीं ना कहीं अब जो एंगल की बात करेंगे, इनपुट्स की बात करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, ओके। तो अब सबसे पहले जो हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन। सबने बना लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू cos x,
अब मुझे पता है कि जो पाई है ये तो 0 होगा, स्केल इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। दो हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे बट मोटा मोटी स्केल तो लेना आना चाहिए। पाई का मतलब क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है पाई की, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मान लो इसे मैंने 1 लिया, 2 लिया, तो यहां पे मैं पाई कह दूंगा। क्या कह दूंगा, पाई, इसे कह दूंगा पाई। और फिर 2 पाई, एंड देन इट विल कीप ऑन गोइंग, 3 पाई, 4 पाई, और इधर मैं आऊंगा तो क्या बोलूंगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, अंडरस्टूड। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1, और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया और यहां पे मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, 0 और पाई के बीच में कौन सा नंबर आएगा, π/2, π/2, और यहां पे 3π/2। तो दिस इज π/2 एंड दिस इज 3π/2। तो आप देखो मोटा मोटी स्केलिंग मेरी ठीक है, 1 -1 को भी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, और π/2 पाई। ओके, 0 से π/2 जो एंगल है वो हमारे डेफिनेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, वो हमारा सर्कल वाला इमेजिन करो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो मैं इतना तो कह सकता हूं एटलीस्ट कि सर ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, ये ग्राफ, और इसमें क्या बनेगा, नीचे की तरफ, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से नीचे की तरफ। तो एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि मेरा ग्राफ किधर से किधर दिखेगा। 0 से π/2 में ऊपर दिखेगा, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में नीचे दिखेगा, और 3π/2 से 2 पाई में ऊपर दिखेगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। हम जानते हैं कि cos 0 क्या होता है, 1, तो 0,1 वुड बी द पॉइंट। तो एक पॉइंट तो यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा। cos π/2 क्या होता है, 0, तो दूसरा पॉइंट यहां होगा। ठीक है, cos पाई कहां होगा, cos पाई क्या होता है, -1, तो यहां होगा। cos 3π/2 कहां होगा, 0, यहां होगा। और cos 2 पाई कहां होगा, 1। तो आप मोटा मोटी इस पॉइंट्स को तो समझ गए हो। ठीक, अब याद करो 0 से 90 डिग्री में cos की वैल्यू घट रही थी या बढ़ रही थी, तो इट विल बी नोजिंग डाउन। अब या तो आप सोच सकते हो ऐसा ग्राफ बनेगा या ऐसा बनेगा, लीनियर तो नहीं बनेगा। इसकी तो अंडरस्टैंडिंग है कि लीनियर नहीं बनेगा, है ना, लीनियर तो लीनियर रिलेशन होता है, बट आप देख रहे हो घट लीनियर रिलेशन पे नहीं रहा है। तो आप बस मेरे पे अभी यकीन करते हुए ये मान लो, ठीक है, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिखेगा हाँ यही शेप आ रहा है। कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यू वुड बी एबल टू सी कि हाँ यही काम हो रहा है। और फिर आप ऑब्जर्व करोगे यहां से अगेन डिक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, फिर क्या करता है, ये अपना लोअर पॉइंट हिट करता है, फिर क्या करता है, इंक्रीजिंग, एंड देन अगेन इंक्रीजिंग। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x. This is the graph of y is equal to cos x from 0 से 2 pi. But what is the domain of trigonometric function? All real values. तो आगे भी तो सेम बात होगा, तो इट विल स्टार्ट रिपीटिंग। 360 के बाद फिर से वो 0 से π/2 वाली कहानी रिपीट करेगा, बट 2 पाई से 2 पाई प्लस π/2 तक। तो फिर कहानी क्या चलेगी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ऐसी ही बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? हाँ पूछो। मैंने 0 से 2 पाई तक बना के शेप समझ में आया, और फिर आप उसी को कंटिन्यू कर दिए। ठीक, क्यों कंटिन्यू किए, क्योंकि सर यही चीज तो वापस आता चला जाएगा, यही चीज तो वापस आता, क्योंकि 360 के बाद 390 होगा, 390 इज सेम एज 30 डिग्री, 390 इज सेम एज 30 डिग्री, तो इट विल स्टार्ट रिपीटिंग। राइट और रॉन्ग? 0 से, हाँ तो इंक्रीज तो क्या, नोज अप, नोज अप, नोज अप, नोज डाउन, नोज डाउन, है ना, अंडरस्टूड? सो द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग. क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अंडरस्टूड. एंड व्हाई डिड आई एक्सटेंड इट? यू नो इट. व्हाई डिड आई एक्सटेंड इट? यू नो इट. राइट और रॉन्ग? अब मुझे बताओ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल वैल्यूज. रेंज क्या है इसका? इफ यू सी, so it is chopped between -1 and 1 and it is taking all values from -1 to 1, क्योंकि आप जब मच्छर मारोगे तो खून -1 से 1 तक लगेगा. ठीक है, अंडरस्टूड. तो क्या हो गया इसका रेंज? -1 से 1 दोनों इंक्लूडेड, तो क्लोज ब्रैकेट -1 से 1. ओके, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ दिख रही है? वाई एक्सिस. तभी आपको याद है, बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. उसको नेगेटिव वैल्यू से फर्क, किसको किसको नेगेटिव वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है? एक्स स्क्वायर मॉड एक्स कॉस एक्स. अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? तभी ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है. लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके, तो हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख ली इसकी. और क्या क्या देख रहे हो? एक नई चीज दिख रही होगी. क्या नई चीज दिख रही है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपको दिख रहा है. वो इसी से तो आप पूरा ग्राफ बनाए हो. ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है वो हम बाद में सीखेंगे, बट एटलीस्ट शेप आपको पता है. फिजिक्स की क्लास में टीचर ने करा दिया होगा, या स्कूल के टीचर ने भी ये हाथ आपको घुमाना सिखा दिया होगा. तो ये हाथ घूमना चाहिए. बट हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने. एक चीज जो अब तक नहीं देखे थे वो ये था कि सर रिपीटेटिव बिहेवियर है. इट्स अ रिपीटेटिव ग्राफ. इसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, आप आगे सीखोगे. बट आप ये देख सकते हो कि 0 से 2 पाई तक जो चीज है वही रिपीट होती चली जा रही है. तो व्हाट इज द लेंथ फॉर विच इट इज रिपीटिंग? 2 पाई. तो आप कह सकते हो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है. तो पीरियड क्या होता है? एक ऐसा लेंथ. अभी कुछ लिखो मत, सोचो बस. बाद में सब क्या कहते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये सब 12वीं क्लास में आएगा. जब 12वीं क्लास में आएगा तो यू वुड बी सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अरे भाई आता है मुझे. ये क्या, इसको डिफिनेशन उस वक्त भी नहीं लिखोगे क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया क्या है. ठीक है, और 50-100 सवाल तो हम करते ही हर टॉपिक का, वो कर लेंगे तो हो जाएगा. तो हम क्या देख रहे हो कि हाँ सर इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर है और 2 पाई पे रिपीट कर रहा है. और ये आप ऑलरेडी जानते हो. याद करो, हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी अलाइड एंगल, तो हमने क्या लिखा था? ट्रिग्नोमेट्री 2n पाई प्लस थीटा इज सेम एज टी थीटा. याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज टी थीटा. फॉर्मूला शीट में भी हमने ये क्वेश्चन पूछा था. याद आ रहा है? अंडरस्टूड? अब यहां पे कुछ और खास बात देखने की है. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों cos x इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करने को दूं cos x इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कहां कहां पे 0 हो रहा है. π/2, 3π/2, 5π/2, और सर एक और चीज दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. और ये पैटर्न रिपीट कर रहा है. ये पैटर्न क्या रिपीटेशन है? π/2 सब में है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1 3 5. क्या होता है 1 3 5? ऑड नंबर. क्या होता है? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2. 2n प्लस 1 where n is integer. Where n is, I am not saying natural number, I am saying क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा. अंडरस्टूड? तो अगर कोई पूछता है cos x इज इक्वल टू 0, तो x का मतलब क्या होता है? रट लो ये बात. cos x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू, ये रटा होना चाहिए. cos x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इक्वल्स टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2. और ये कैसे पता है? आपने ही बताया. कैसे पता है ये? आपने ही बताया. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, दूसरा सवाल. cos x इक्वल्स टू 1. cos x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू, पहले आंसर लिखो फिर जनरल रिजल्ट बताएंगे. कहां कहां 1 हो रहा है? प्लस 1 कहां कहां हो रहा है? 0 पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर और आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस. ये एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है इसलिए प्लस माइनस अपने आप आ जाता है ना? ओके, नाउ टेल मी इसका जनरल फॉर्म क्या लिखूं? x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू 2n पाई। याद करो जब मैं सर्कल बढ़ा रहा था तो पॉजिटिव x एक्सिस को क्या बताया था 2n पाई, और नेगेटिव x एक्सिस को क्या बताया था 2n प्लस 1 पाई। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ऊपर क्या बताया था 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अभी आएंगे उस पर, है ना। ठीक है, तो जो भी पुरानी चीजें बताए हैं वो सब वापस से आना शुरू होगा धीरे धीरे। x इक्वल टू 2n पाई। अब तुम लोग स्मार्ट हो, सीधे मुझे आंसर बताओ। cosec इक्वल्स टू -1, सीधे आंसर बताओ। x इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो क्या लिखूं 2n प्लस 1 पाई। यहां पे n का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, n का मतलब क्या है इंटीजर। ठीक है, बट हम लोग को आदत होती है n लिखने की, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो cosec की ग्राफ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अभी तक जितनी भी ग्राफ बताया हूं जिसमें मैंने बहुत बातें की है, आपको खटाक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो ग्राफ बनाने होंगे, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको बताना होगा कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग, क्योंकि ये सबसे सबसे फंडामेंटल ग्राफ्स हैं। सबसे, अगर आपको इस ग्राफ्स पे मास्टरी नहीं हुई तो आगे की ग्राफ्स बनने से रहेगी। तो इस ग्राफ पे मास्टरी करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो घर पे जाके ग्राफ्स 3-4 बार बना लिया करो हाथ अपने आप, और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, और बहुत आराम आराम से स्केल लेके बनाने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार बना लेना ताकि अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद वेरी क्विकली। ठीक है, क्योंकि आर्ट एग्जाम नहीं होगा आईटी में। आर्किटेक्चर लोगे तो फिर काउंसलिंग के टाइम में कुछ कुछ बनवाएंगे। ठीक है, अगर BR का कोर्स लोगे, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स समझ में आ गया था। जल्दी से y इज इक्वल टू साइन एक्स की लर्निंग बताओ, क्या थी y इज इक्वल टू साइन एक्स की लर्निंग। अच्छा, अनआंसर्ड क्वेश्चन क्या रह गया इस ग्राफ में, अनआंसर्ड क्वेश्चन क्या रह गया, 2 चीज अनआंसर्ड रही। सर आपको कैसे पता ये ऐसे ऐसे उठ रहा है, मतलब ऊपर कॉन्वेक्स नीचे कॉनकेव, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है। दूसरा, सर हमें मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, ये तो सर हम लोग लेबर करके सीखे हैं, मजदूरी करके सीखे कि ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग। लेकिन सर ग्राफ फंक्शंस तो हजारों हैं, सब में थोड़ी ना मजदूरी करेंगे। सो वी मस्ट हैव सम मेथड टू टेल कि कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग। और कायदे से देखो तो मेरे आंसर में ही छुपा है, नोज अप नोज डाउन में। नोज अप का मतलब मैथमेटिकली है कि अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत न्याज ने तुम्हें बता दी होगी, है ना। ओके चलो, ये फिजिक्स वाले ना पूरा खराब कर देते हैं मैथ्स का फन। ठीक है, ओके y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें बताओ हमने क्या क्या स्टडी किया था। जब x 0 से π/2 में था तो क्या दिखाया था बिहेवियर, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बिहेवियर था। और π/2 से पाई में डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग था ना, हाँ ठीक है। और पाई से 3π/2 में डिक्रीजिंग, और 3π/2 से 2π में इंक्रीजिंग। ठीक है, वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज क्या थी 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1 से 0। ठीक है, ये थी कहानी। अब इसको ग्राफ बना देते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा सबसे पहले स्केलिंग कर देते हैं। 0 पाई 2 पाई, ठीक है, π/2 3π/2, π/2 3π/2। ठीक है, अंडरस्टूड। 1 -1, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। मैं जल्दी जल्दी बना दिया, लॉजिक क्लियर है। इधर तुम ऑलरेडी एक्सटेंड कर दोगे -π -2π, आई डोंट नीड टू टेल। बस मैं 0 से 2π बताऊंगा, बाकी तो तुम अपने आप होशियार हो। ओके, कुछ कुछ कीले ठोक देते हैं। साइन 0 क्या होता है 0, यहां पे कील ठोक दिया। दूसरा यहां पे ठोक दो क्या, साइन 90 पे 1 होता है। साइन पाई 0 होता है। साइन 3π/2 -1 होता है, फिर 2π। ठीक है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस, यही लर्निंग थी।
ओके, बन गया ये ग्राफ? सेम ग्राफ है, cos x और sin x सेम ग्राफ है, बस वो इसको मैं 90 डिग्री इधर खींच लूंगा तो cos x बन जाएगा और 90 डिग्री उधर खींच दूंगा तो sin x बन जाएगा। ये फंडा आप जब क्लास 11th है फिजिक्स में वेव से सब पढ़ोगे तो ये फंडा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, लैग एंड ये वाला, ठीक है? तो अभी इसको अच्छा कर लो तो फिजिक्स आसान लगने लगेगी, वेव्स और SHM जैसा चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है? अंडरस्टूड? क्लियर? आगे एक्सटेंड कर दोगे तो एक्सटेंड कैसे होगा? ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ टेल मी डोमेन, ऑल रियल वैल्यूज, रेंज -1 से 1, ओके। सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक अबाउट origin, symmetric about origin. f of minus x is same as fx, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इस सब का मतलब सीखेंगे, बस अभी नॉलेज के दे रहा हूं। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है? ठीक है, इसमें मैं डिटेल में बात करता हूं, अभी बस ऐसे ही लिख दिया हूं ताकि जब मैं एग्जाम्पल डालूं तो तुम्हें खट 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 याद रहे, ठीक है? क्लियर? डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। रेंज क्या है? -1 से 1। सिमेट्री पता चल गई। रिपीटेटिव बिहेवियर है, हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिपीटेटिव बिहेवियर होती है। इसका पीरियड क्या है? सर ये कंप्लीटली रिपीट कर रहा है 2 पाई पे, कंप्लीटली रिपीट कर रहा है। अगर मैं देखूं इसको, देखो इसको भी ऐसे देख सकते हो, अगर ये पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट दोबारा कब आ रहा है? कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यहां आ रहा है, बट वाकई में आ रहा है? नहीं, यहां पे ये नोज अप है, यहां पे ये, तो दोबारा कहां पे आ रहा है सर? यहां पे आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2 पाई। सो जो मिनिमम दूरी होती है उसी को पीरियड कहते हैं, ठीक है? रिपीटेटिव बिहेवियर का जो मिनिमम दूरी होगा उसको पीरियड कहते हैं। 4 पाई भी रिपीट कर रहा है, 6 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, बट मिनिमम क्या है? 2 पाई, ठीक है? ये सारी बातों को बस अभी चिबाते रहो, डाइजेस्ट होगा नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होना शुरू होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? ये सारी बातें समझ में आ गई। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक? ओके, अब आपको मैंने y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू 1/x का, तो आपको पता था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन था और ये आपका y इज इक्वल टू x था, ये क्या था? और आपको पता था 1,1 का रेसिप्रोकल वही होगा और -1,-1 का रेसिप्रोकल वही होगा। आपको पता था हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/10 का 10 हो जाएगा, 1/1000 का 1000 होगा। तो आपने देखा था कि जहां पे ये 0 है वहां पे वो 76 फाड़ते हुए आ रहा होगा, राइट? और जहां पे 2 है वहां पे हाफ होगा, जहां पे 100 है वहां पे 1/100 होगा। ये पूरी डाइव डाउन कर रहा होगा, बट चिपकेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि चिपक गया है बट चिपका नहीं, दिखने में बस लगेगा। तो ये कैसा जाएगा? ऐसा, ठीक है? याद आया? और सेम ये ऐसा, राइट? इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्ड मैंने यूज किया था, याद है? तो y इज इक्वल टू 1/x पे आपने गौर से देखा होगा कि 1 को और -1 को मैंने कील ठोक दी, और जहां जहां 1 से छोटा, जहां जहां 0 था वहां पे एक लंबी दीवार खड़ी कर दी। जहां पे 0 था वहां पे एक लंबी दीवार खड़ी कर दी, राइट? और जहां जहां कहानी 0 और 1 के बीच में थी उसको एक्सट्रीमली लार्ज कर दिया, और जहां जहां कहानी 1 से इंफिनिटी थी उसको नीचे की दबा दिया। दिख रहा है ये चीज? फंडा समझ में आ रहा है? ओके, बताओ ये फंडे की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे किसका ग्राफ बनाना है? सेक एक्स का या कोसेक एक्स का। किसका ग्राफ बनाना है मुझे? सेक एक्स का या कोसेक एक्स का। क्योंकि सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x। तो मैं सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं सीधे पहले ग्राफ बनाऊंगा। मुझे अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं बेसिकली
cos x का ग्राफ बना के उसका रेसिप्रोकल लूंगा, ठीक है? cos x का ग्राफ बना के मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा। तो देखो, पहले ये ले लो, कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है? और मैं पिंक कलर से cos x बना रहा हूं, ठीक है? बना दिया। ये ग्राफ कहां से कहां चिपका हुआ है? -1 से 1। तो जहां जहां पहले 1 दिख रहा है वहां पे कीले ठोक दूं। तो मैंने कहां पे कीले ठोकी? मैंने यहां पे कीले ठोकी। फिर कहां ठोकूं? यहां ठोक देता हूं। और कीले कहां जाएगी? यहां जाएगी। और कीले कहां जाएगी? यहां जाएगी, है ना? जहां जहां 1 था मैंने बोल दिया तू हिलना मत, जहां जहां -1 था तू हिलना मत, ठीक है? अब दीवारें कहां खड़ा करूंगा? जहां जहां 0 हो रहा है, जहां जहां तो 0 हो रहा है यहां पे, ठीक है? ये हो गया 0। और कहां हो रहा है 0? यहां हो रहा है 0। और कहां हो रहा है 0? यहां हो रहा है। दीवारें खड़ा कर दी। दीवारें इसलिए खड़ा कर दी कि ग्राफ पार ना कर जाए। 76 तो फाड़ेगी बट इसको पार नहीं करेगी, ठीक है? अंडरस्टूड? और दीवारें कहां खड़ा करूं? यहां पे खड़ा कर देता हूं। और कहां करूं? यहां कर देता हूं, ठीक है? इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है ना? चलो दीवारों का कलर सेम रख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो वाई एक्सिस से। कलर ग्रीन, ठीक है? ग्रीन दीवारें दिख रही है सबको, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, मुझे बस बताओ कॉमन सेंस से कि ये तो यही चिपका रहेगा। यहां पे वैल्यू क्या है? हाफ, तो ये ऊपर भागेगा। यहां पे वैल्यू 0 है तो ये, तो क्या मैंने सही बताया? क्या मैंने सही प्रेडिक्ट किया है? क्या देखना, सही प्रेडिक्ट किया है क्या? हाँ सर सही प्रेडिक्ट किया। दीवार बस पार नहीं होनी चाहिए, दीवार क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे लड़ सकते हो सर ऊपर क्यों नहीं है, तो मैंने बार बार कहा है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसकी ज्ञान हम बाद में सीखेंगे, ठीक है? तो अभी आप कह सकते हो हाँ सर ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और यहां पे सर निगेटिव है तो कैसा आएगा? और यहां पे सर ऐसा, फिर सर ऐसा, ठीक है? तो आपको पैराबोला जैसा लग रहा है बट ये पैराबोला नहीं है। ये पैराबोला नहीं है, बस दिख रहा है पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला इज रेस्ट्रिक्टेड बट इट इज नॉट पैराबोला। मैं गलत कहूंगा अगर पैराबोला कर रहा हूं, मतलब पैराबोलिक शेप जैसा लग रहा है जिसको हमने स्क्वीज कर दिया है बिटवीन टू वॉल्स, बिटवीन टू वॉल्स। आप इसको ट्यूब शेप कह सकते हो, है ना? यूट्यूब शेप कह सकते हो, जो मन करे वो कह सकते हो, बट वैसा शेप है। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। ये पिंक पार्ट ऑफ द ग्राफ है क्या? नहीं, ये बस मैंने आपको बेस लेने के लिए बनाया था। लेकिन आपको बड़ी खूबसूरत सी रिश्ते दिख रहे होंगे दोनों के बीच, है ना? बड़ा सिमेट्रिक सा प्यारा सा रिश्ता है दोनों के बीच, नहीं है ना? ओके, अब मेरा सवाल है, मैं सिर्फ येलो ग्राफ की बात कर रहा हूं, पिंक को आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, डॉट डॉट, ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कैसे करते हैं? मैंने इसको डॉट डॉट बना दिया ताकि आप इस पे ध्यान ना दें, ठीक है? पिंक इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ। मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा? जहां जहां दीवारें खड़ी है वो डोमेन का हिस्सा है क्या? नहीं। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट है, जीरो पे तो बेचारा खड़ा हुआ है प्यार से, जीरो पे तो 1 वैल्यू दे रहा है। आप लोग कहना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूं आप लोग की फीलिंग क्या कहना चाह रही है। आप लोग की फीलिंग कहना चाह रही है कि सर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर cos x इज 0, एक्सेप्ट वेयर, आप ये कहना चाह रहे थे लेकिन ये कह नहीं पा रहे थे। अब मेरा सवाल है कि cos x 0 कहां होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो उसको हमें डोमेन के हिस्से से निकालना होगा। तो बताओ डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2। समझ में आया सबको? मैंने इसका डोमेन ये क्यों बोला? ठीक है, क्लियर?
सर जहां जहां दीवारें खड़ी है वो फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पे जैसे ही आप π/2 डालोगे, 3π डालोगे, मशीन खराब हो जाएगी, मशीन कुछ भी आउटपुट नहीं देगी, तो वो पार्ट ऑफ द फंक्शन नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया? अब मुझे बताओ इसका रेंज क्या है? अगर तुम चप्पल उठा के मच्छर मारोगे तो कहां कहां खून लगेगा? सर 1 से ऊपर और -1 से नीचे। तो जहां cos x था वहां पे नहीं सर, -1 से 1 के बीच में नहीं, बट -1 और 1 देगा क्या? हां सर वो देगा। तो इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 1। ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि -1 एंड 1 हैज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हो ऐसे ही लिखने का, कंफ्यूजन में पढ़ने का ही नहीं। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? अच्छा, आपने देखा था sin x cos x कंटिन्यूअस फंक्शन था, उसमें मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसमें पड़ रही है क्या? हाँ, दीवारें आ जा रही हैं, दीवारें आ जा रही है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी सिमेट्री है क्या? हाँ सर सिमेट्रिक है। किसके अबाउट? तभी आप कहते हो sec ऑफ -θ इज sec θ। क्लियर? अंडरस्टूड? अच्छा, ये रिपीट कर रहा है क्या? हाँ, कितने पार्ट पे? 2π पे रिपीट कर रहा है, 2π पे रिपीट कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देख रहे हो, कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, राइट? तो आप ग्राफ को आप देख रहे हो तो सोच रहे हो कितना कुछ देखना पड़ता है ग्राफ में। समझ में आ रहा है कितना कुछ देखना पड़ता है ग्राफ में? ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हम किस में जाएंगे? y इज इक्वल टू cos x। अब मुझे पता है cos x आप तुरंत बना दोगे, जल्दी से बनाओ तो y इज इक्वल टू cos x। विच इज 1 अपॉन, ठीक है, पहले sin x बनाओ, sin x बना देता हूं ताकि उससे हमें बेस मिल जाए। ये ग्राफ क्या है? कीले कहां डालूं? इस पे जहां जहां पहाड़ की ऊंचाई है वहां वहां। और कहां डालूं? यहां, यहां। तो कीले ठोक गई। अब बताओ कहां पे वो डालें? दीवारें कहां खड़ी करें? यहां पे 0 है, तो एक तो दीवार आपको यहां पे खड़ी होगी, इससे खड़े करते हैं। एक तो दीवार आपकी यहां पे खड़ी होती हुई दिख रही होगी, ये दीवार दिख रही है। वाई एक्सिस खुद दीवार का काम करेगा। सो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या कहते हैं? ये है, दीवारें खड़ी है वाई एक्सिस पे। ठीक है, और कहां पे दीवारी खड़ी है? पाई पे। और कहां दीवारी खड़ी है? 2π पे। और कहां खड़ी है? 4π जाने की जरूरत नहीं, 2π नहीं 3π, 4π नहीं है ना, 4π तो आएगा ही, बट 3π -π -2π। ठीक है, ग्राफ बना दूं सीधे? सीधे ग्राफ बना देता हूं। किससे बनाऊं? ब्लू से बना देता हूं। दिख रही है ग्राफ? हाँ, तो बिल्कुल सेक एक्स जैसी है, थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट हुई हुई। दीवारें दिख रही है, ठीक है। ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं है, ये भी पता होगा। आराम था, इजी था, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा?
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, 1 पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो नेचुरल नंबर को नहीं पहचान पा रहा है, इंटीजर n पाई, वेर n इज ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। डोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आप जानते हो, बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये जो 4 ग्राफ मैंने बताई थी, इसको आपको ऐसे बनाना होगा। जब भी आपको पूछा जाए आपके दिमाग में, विदाउट क्विकली आप कैसे बनाओगे, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन सीधे आप बनाओगे, अच्छा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, ठीक है, ऐसे बनाओगे, समझ रहे हो। और y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो दीवारी खड़े करो, दीवारी खड़े करो। इस दीवार का नाम होता है, इसे कहते हैं एसिम्टोट, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर। और जब आपसे कोई पूछे कोसेक एक्स, तो वैसे ही दीवार खड़ा करके बना दो। तो आपको बहुत क्विकली ये सब चीजें, और ये क्विकली कैसे होगी, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो क्विकली बनाएगा, और जो सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा वो लेट बनाएगा। ऐसा होता है क्या? जो सबसे ज्यादा घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेगा उससे सबसे क्विकली बनेगा, ठीक है। ठीक, अब बचा हमारा 2 और ग्राफ, 2 और ग्राफ। कौन सा 2 ग्राफ बचा है? tan x एंड cot x। अगर tan x बना लेंगे तो cot x उसका रेसिप्रोकल है, तो बस बचा क्या, रेसिप्रोकल बनाने का इंट्यूशन तो आ ही गया है ना। तो y इज इक्वल टू tan x पहले बनाने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। जब y इज इक्वल टू tan x बना रहे हैं, तो tan x एक्चुअली क्या होता है, sin x अपॉन cos x। क्या होता है, sin x अपॉन, अच्छा इसका डोमेन अगर मुझे बताना है तो क्या बताऊंगा, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। आप जब भी कोई फ्रैक्शन देखते हो, जब भी आप कोई रैशनल फंक्शन देखते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो आप क्या जानते हो, जब आप ये देखते हो तो आप कहते हो सर ये जीरो नहीं होने का। जब आप ये देखते हो तो आप बोलते हो ये नेगेटिव नहीं होने का। और जब आप ये देखते हो तो बोलते हो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने का। ये कहते हो, ओके। तो यहां पे क्या दिख रहा है, cos x। cos x शून्य कहां पे होता है, 2n + 1 π/2। तो इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n + 1 π/2, ओके। दीवारी कहां पे खड़ी होगी, जहां जहां पे वहीं पे दीवारें खड़े हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया, इसका डोमेन समझ में आ गया, और दीवारें कहां पे खड़ी होगी ये समझ में आ गया। तो चलो पहले ये बनाते हैं, फिर उसके बाद सेंस लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है। दीवारें π/2 पे खड़ी होगी, π/2 पे खड़ा कर दिया दीवार। ये क्या हो गया, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये -π/2, ये -3π/2, ठीक है। सबको दिख रहा है ये दीवारें, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, दिख रही है दीवारें। कोई डाउट किसी को, ओके। अब मुझे बताओ, दीवारें बनाने का मतलब एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि उसको पार नहीं कर सकता, उसको पार नहीं कर सकता, ठीक है। tan x को आप स्टडी तो कर चुके हो अपने पुराने नॉलेज से। तो ये 0 से π/2 का जोन है, ये π/2 से पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π, इतना तो जानते हो। tan 0 क्या होता है पता है, क्या होता है tan 0, 0।
tan 0 क्या होता है? 0. tan 0 0 होता है, और tan पाई भी 0 होता है, और tan 90 इन्फिनाइट की तरफ बढ़ता है. और आप देखते हो कि ग्राफ 0 से π/2 में इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि कॉस घट रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है. तो दोनों चीजें tan को फेवर कर रही है. न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो भी फ्रैक्शन बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर घट रहा है तो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. तो आप देखोगे द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. आप मेरे साथ कर सकते हो सर ऐसे क्यों नहीं, कॉनकेव अब क्यों, वो बाद में हम सीखेंगे. ठीक है, तो हम इस ग्राफ को बनाएंगे कि ये ऐसा जाएगा. ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा. और 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होता है. अब जैसे ये दीवार को पार करेगा, ये नेगेटिव है, तो ये नीचे से आएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा. कैसा बनेगा? ऐसा. और फिर ये कंटिन्यू करेगा अपने पैटर्न पे. तो ये हो गया किसका ग्राफ? इसमें आप एक खास बात देखने वाले हो. क्या खास बात देख रहे हो? सबसे पहले इसका डोमेन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. क्या है इसका डोमेन? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2. अच्छा, रेंज क्या है? आप देख रहे हो ये y = x³ जैसा है, बट है ना, तो -∞ से +∞. ठीक है. इसकी सिमेट्री आप देख रहे होगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट tan - θ इज -tan θ. ठीक है. इंक्रीजिंग देख रहे हो, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट्स ऑलवेज. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? न्यास पढ़ाया था, sec² x, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं मैं कि क्यों पॉजिटिव है. ठीक है. ठीक, इट विल बी इंक्रीजिंग, इट विल बी, है ना, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पूरी इंक्रीजिंग दिख रही है. यहां पे कॉन्वेक्स, वहां पे कॉनकेव. राइट और रॉन्ग? अंडरस्टैंडिंग? ओके. अब मुझे बताओ कि इसकी रिपीटेटिव बिहेवियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इज इट रिपीटिंग? डेफिनेटली सर, बट इट इज रिपीटिंग एट एवरी 2π और लेस. इट इज रिपीटिंग एट पाई, इट इज रिपीटिंग एट, तभी आप कहते हो tan π + θ इज tan θ. आप क्या कहते हो? tan π + θ इज, तो इसकी पीरियड क्या हुई? पाई. तो याद रखो, sin x, cos x, sec x एंड cosec x वो रिपीट कर रहा था 2π पे, ये रिपीट कर रहा है पाई पे. तभी आप देखते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो रिपीट करना एक ही हाफ सेमी सर्कल पे ही रिपीट करना शुरू कर देता है वो. ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसी में cot x बना दूं या नया बनाऊं? नया बनाता हूं. ठीक है, अंडरस्टूड? या इसी में बनाऊंगा ना, इसमें देखना आसान होगा, उतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगी. या चलो बना देता हूं. y = cot x, y = cot x. cot x मतलब क्या होता है? cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन, तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पे साइन 0 हो रहा है. साइन 0 कहां होता है? nπ पे. तो डोमेन क्या होगा? r - nπ, r माइनस, और रेंज क्या होगा? अच्छा, रेंज ग्राफ बना के देखेंगे. दीवारें कहां खड़ी होगी? nπ पे. दीवारें खड़ी होगी nπ पे. तो मैं एक दीवारें 0 पे हुई, दूसरी दीवार पाई पे, 2π पे, -π पे, -2π पे. दीवारें खड़ी हो गई, दीवारें खड़ी हो गई. cot 0 तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि दीवारें खड़ी है. cot 90 क्या होता है? cot 90 0, तो कील ठोक देते हैं यहां पे कील, यहां पे कील, तो π/2 और 3π/2 पे कील ठुक गए.
कॉर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो डेफिनेटली ऐसे आएगा, डेफिनेटली ऐसे आएगा, और फिर ये डीप डाउन मारेगा। ठीक है, इसकी बिहेवियर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इट्स इन डिक्रीजिंग बिहेवियर, क्योंकि कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स के आगे माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव। हाँ, अंडरस्टूड? अब ये भी पाई पे रिपीट कर रहा होगा, आई एम श्योर। तो ये ग्राफ आप tan x की मदद से भी बना सकते थे और इंडिविजुअली बना सकते थे। ये आप फा लिखना जानते हो? फा, ये फा जैसा दिख रहा है, हिंदी वाला फा। और ये क्या था? ये क्या था? री, कैसा इसे कोई होता है ना हिंदी में कुछ लिखते, क्या लिखते हैं हिंदी में इसको? ऐसे, ओके। डीएनए की तरह देखो, ये डीएनए का ये वाला पार्ट, और ये वैसे ऐसे फालतू चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सीख जाओगे सब कुछ बनाना। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? ठीक, तो ये ग्राफ जो मैंने अब तक कितनी ग्राफ करा दी, ये ग्राफ अगर तुम्हें रटी हुई है ना, तुम बहुत सारे रॉ मटेरियल तुम्हारे पास आ गया। जब भी ग्राफ की बात होगी ना, यू वुड बी एबल टू कनेक्ट कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमने कितनी ग्राफ सीख ली, लिस्ट बना के देखो। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? आर माइनस एन पाई, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दीवारें कहां खड़ी है? एन पाई पे। ठीक है, डिक्रीजिंग इन द पर्टिकुलर रीजन। अच्छा देखो, जब भी ना डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो ना, तो सिर्फ उस रीजन में देखा जाता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ओवरऑल कमेंट नहीं किया जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन में किया जाता है। जैसे रेसिप्रोकल वाले केस में हमने देखा था। ठीक है, माइनस वाले में हमने पूरी कहानी लिखी थी, क्यों? क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द ग्राफ डिक्रीजिंग था। एक्स स्क्वायर में हम राइट साइड में इंक्रीजिंग की बात किए थे, है ना? तो थोड़ा थोड़ा आपको सेंस बनना शुरू हो जाएगा। अभी पिछले 2 क्लासेस में मेरा आइडिया आपको इंट्यूशन बनाने का था, क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर करने वाला हूं कुछ चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए। तो अभी आप कंज्यूम करने के लायक बन रहे हो, तो जस्ट यू नीड टू लुक एट देम, रिपीट इट एट योर होम। तभी मैंने लास्ट टाइम होमवर्क नहीं दिया था कि इस पे काम करो। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, तो अब तक जो हमने ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। ये ग्राफ्स हमने ऑलरेडी सीख लिया था। ठीक, उसके बाद हमने कल सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, ये सीखा था। अब मैं ये ग्राफ लिख रहा हूं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पिक्चर की, अच्छा पिक्चर ऐसा है, क्योंकि जैसे ही पिक्चर आएगा ना, आप सारी बातें बता दोगे, डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टी, सारी चीजें आप बताना शुरू कर दोगे। ठीक है, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आज 6 ग्राफ सीखा। कॉस एक्स, इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स, साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, टैन एक्स, इसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स। ये सारे 6 ग्राफ हमने सीख लिए। ठीक है, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, है ना? बट इसको इसमें फिट करा लो, तभी आगे की ग्राफ की दुनिया में मास्टरी आएगी। अगर ये फिट नहीं बैठा तो मास्टरी नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्या क्या बोलो, दिखाता हूं। वो बाद में एलिमेंट्री कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपके पास रेडी होगी। ठीक है, एक मैं एलिमेंट्री कैलकुलस की क्लास लूंगा, 2 क्लास लगेगी, 2 से इनफैक्ट ज्यादातर बात हो गई है, 2 क्लास में क्लोज हो जाएगा वो। मतलब मैं क्लोज करूंगा उस क्लास में। वो मैं करूंगा कब पता है? अभी मैं तुमको लॉग और एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस पर क्लोज करूंगा,
और उस पर क्लोज करने के बाद विल मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग सबको याद है मैंने ये बताया था आपको कि ये बताया था कि इस रीजन में cos थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा और इस रीजन में साइन थीटा इज ग्रेटर देन, याद है बताया था? मतलब 0 से π/4 में cos थीटा बड़ा है और π/4 से 5π/4 में साइन थीटा बड़ा होगा और 5π/4 से 2π फिर से cos थीटा बड़ा होगा। देखो ये चीज अब तुम ग्राफ पे देख सकते हो कैसे, ये चीज अब तुम, उस वक्त मैंने उस तरीके से प्रूव किया था, अब देखो ग्राफ पे कैसे प्रूव होगा। किसी भी चीज में हमें देखना है कि cos x बड़ा, कोई ग्राफ मतलब कोई फंक्शन किसी से बड़ा है तो क्या करना होता है, दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ कर दो, जो ऊपर दिखेगा वो बड़ा, जो नीचे दिखेगा वो छोटा। ठीक है, तो मैं वाइट से ड्रॉ कर रहा हूं साइन x को, ये साइन x हो गया, बस 0 से 2π, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक है, ये साइन x है, ओके। और ये किसका ग्राफ है? ज्यादा नीचे आ गया ना? ठीक है, ये किसका ग्राफ है? cos x का। येलो पार्ट कहां पे ऊपर, पहले बताओ दोनों मुलाकात कहां पे हो रही है? और ये पॉइंट क्या है और ये क्या है? पाई प्लस π/4, यहां पे मुलाकात होगी। 0 से π/4 कौन ऊपर है, येलो या वाइट? तो cos येलो है, तो 0 से π/4 में कौन बड़ा है? cos x इज ग्रेटर देन π/4 से 5π/4 कौन ऊपर है? उजला या पीला? उजला, सफेद, सफेद ऊपर है, सफेद कौन है? साइन, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 5π/4 से कौन फिर बड़ा हो गया? तो वो चीज आप ग्राफ से भी देखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ आपकी पूरी कहानी को, सारे शब्दों को एक पिक्चर में क्लोज कर लेता है। एक वर्ड है ना, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो इफ यू कंट्रोल ग्राफ, you control so many information. You don't have to remember domain, you don't have to remember range, you don't have to do anything. You just need to see that graph and say, इस फोटोग्राफ जैसे देखता हूं, अच्छा मुझे पता चल जाता है ये बच्चा है। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? अब तुम लोग का फोटो की देखने की जरूरत नहीं है ना, मैं बता दूंगा कि कौन कैसा बच्चा है। ठीक, क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब आते हैं जो मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का ये लास्ट पोर्शन है, तो उसका नाम मैंने क्या कहा था? ग्राफ एंड रेंज ऑफ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ सवाल रेंज पे लगातार पूछे जाते हैं आपसे। दो क्लास 12th में जब आप पहुंचोगे, फंक्शन में जब राजा बन जाओगे, तो ये बहुत ही आराम से बताओगे। लेकिन सिंस अभी ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म कर रहे हैं, तो इसके रेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपका आंसर क्या होता है? -1 से। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन 3x, क्या होगा इसका आंसर? -1 से 1। क्यों? क्योंकि सर मैं जो रेंज निकाल रहा हूं तो मैं x से बात कर रहा हूं, इनपुट से बात कर रहा हूं। इनपुट क्या है? -∞ से +∞। -∞ से +∞ में साइन पूरा -1 से 1 घूमता है और कई बार घूमता है, तो मैं कहता हूं रेंज -1 से 1। 3x में भी तो सर वही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर 3 आ रहा है तो 1 नहीं आ रहा है। अगर 1/3 x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो साइन 1 आ रहा है।
तो ये ग्राफ बस थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है, मतलब जो चीज 2 पाई पे रिपीट कर रही थी अब 2 पाई बाई 3 पे रिपीट करेगी। किस पे रिपीट करेगी? 2 पाई बाई 3 पे रिपीट करेगी। तो सर रेंज में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं रेंज क्या बोलूंगा? -1 से 1। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? तो सर y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b का रेंज क्या होगा? -1 से 1। लॉजिक क्लियर है ना? इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो ये चीजों को या नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो बताओ इसका रेंज क्या होगा? y इज इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस 7, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सर, ठीक है? क्योंकि सर जो भी एंगल डालोगे वो प्रोसेस करेगा और इसकी जो भी अंदर की चीज है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यूज देता है। इसमें बताओ डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्या tan हर वैल्यू पे वैल्यू देता है? tan हर चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करता। किसको एक्सेप्ट नहीं करता है? 2n प्लस 2n ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका क्या आंसर होगा? 3x माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू, अंडरस्टूड? तो इसका जब आंसर लिखने जाओगे तो ऐसे लिखोगे 3x शुड नॉट बी इक्वल टू एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू, तो आप बताओ डोमेन क्या लिखोगे? r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 6 प्लस 7 बाई 3। अंडरस्टूड? इन सब वैल्यूज को छोड़ के सब पे tan माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के रेंज देगा। इस पे फंक्शन क्रिपल हो जाएगा क्योंकि वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ठीक, चलो अब मान लो मैं इससे पूछता हूं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 साइन x, इसका रेंज क्या होगा? -3 से 3। क्यों सर? ये जो 3 है सर ये साइन x के बाहर रखा है, तो पहले तो मैं सर इससे बात करूंगा, पहले मैं इससे बात करूंगा। सर इसका रेंज क्या है? -1 से 1, और जो भी आंसर निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है, अभी एम्पलीट्यूड क्या थी? -1 से 1, वो बढ़ के -3 से 3 बन गई है। तो अब आपको यह समझ में आया साइन ax प्लस बी में रेंज की क्या कहानी हो रही है और a साइन ax प्लस बी में रेंज की कहानी क्या हो रही है। इसका रेंज क्या होगा? माइनस कैपिटल A से प्लस कैपिटल A। लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका बताओ रेंज क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, -1 बाई रूट 2 से +1 बाई रूट 2। तो ये बेसिक सी बात तो आप पकड़ गए, बेसिक सी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आने वाला सवाल देता हूं। सुने ही नहीं फिर? जब cos ax प्लस बी था तब -1 से 1 था, क्योंकि ax प्लस बी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा था। क्या तुम्हारा 2 sin x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है? 2 sin x कहां से आता है? तो ऐसी सवाल में सर थोड़ा सा टाइम दो मुझे, एक बार मैं ग्राफ बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं? और किसका ग्राफ बनाऊंगा सर? cos x का ग्राफ बनाऊंगा। किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं? cos x का। देखो कैसे एनालिसिस होता है सीखो। सर मैं आंसर नहीं करूंगा इसका, पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा अच्छा सर मैं सर बहुत स्लो आदमी हूं, धीरे धीरे काम करता हूं, मैं ना बहुत तेज नहीं पढ़ता हूं, मैं आप लोग सर तेज होंगे, मैं थोड़ा स्लो काम करता हूं, तो सर मैं ना ग्राफ बनाता हूं। तो सर ये हो गया एक, और सर ये हो गया,
क्या है सर ये? cos x। क्या है सर? cos x। अच्छा सर, और सर ये जो पॉइंट है ना सर, ये सर π/2 है। क्या है सर? और सर ये जो है ना सर, ये सर -π/2 है। π/2 का मतलब क्या हुआ? 1.57। 1 पॉइंट, और -π/2 का मतलब क्या हुआ? -1.57। अच्छा सर, यहां देखो सर, ये जो अंदर है ना, ये कहां से कहां वेरी कर रहा है? -2 से 2। मतलब सर ये 2 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता और -2 से घट नहीं सकता। तो मतलब सर मुझे पहले देखना होगा कि मेरा -2 कहां है। तो कहीं यहां पे होगा सर -2, और +2 कहां होगा? यहां होगा सर। सर -2 पे सर यहां पे मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और +2 में सर मुझे यहां कहीं पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? सर इसका मतलब है ये मेरा ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे ग्राफ का हिस्सा नहीं है। मतलब सर मेरी ग्राफ इसी वैल्यू पे रहेगी, जो भी x हो, इनपुट जो भी हो, इसी वैल्यू में कॉन्स्ट्रेन रहेगी, राइट? जहां पे 2 sin x 2 देगा वहां पे ये वैल्यू देगा, जहां पे -2 देगा, और इसी में फंसा रहेगा। तो सर मैं अगर मच्छर मारूंगा तो खून कहां लगेगी? सर इस रीजन में खून लगेगी। तो सर ये तो मुझे पता है 1 है, ये तो मुझे पता, ये सर क्या है? तो सर यहां पे -2 लिखा है, यहां पे +2 लिखा है। तो सर ये जो है ना, ये 2, cos 2 है। क्या है? 2, और ये क्या है सर? -2, cos -2 विच इज सेम एज cos 2। तो सर रेंज जो होगा वो होगा cos 2 वुड बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सर 2 रेडियन का मतलब क्या होता है? 3π/2 से थोड़ा सा बड़ा। पाई पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, पाई तक तो नहीं पहुंचा, 3.14 पे होता ना। अगर ये 3 क्रॉस कर जाता, जैसे यहां पे 4 sin x होता, तो मैं इसका आंसर लिखता -1 से 1। अगर यहां पे 4 sin x होता तो मैं आंसर क्या लिखता? -1 से 1, क्योंकि साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया, साइकिल अपना। लेकिन सर ये साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाया था, -2 से 2 के बीच में ही अटक गया था। लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 4 tan x cos x। इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन। -4 से बोथ इंक्लूडेड, ओके, -4 से 4। एवरीवन अग्री? सब लोग अग्री कर रहे हो? ठीक है। अब कोई बताएगा क्यों अग्री क्यों काटा मैंने? क्यों? ये ज्यादा गलत हो गया, थोड़ा इससे बेटर करने को बोल रहा हूं, इससे थोड़ी कम गलत। इसका जो आंसर होगा वो होगा, बताओ क्यों? क्योंकि सर हमने 4 sin x अपॉन cos x इंटू cos x कट्टम कुट्टम तो कर दिया, लेकिन हम भूल गए कि सर जहां पे ये +4 और -4 होगा वहां पे ये 0 हो जाएगा, और 0 को 0 से नहीं काटा जाता। ये सर डोमेन का हिस्सा नहीं है, वो डोमेन का, वहां पे सर कुछ दीवारें खड़ी होगी या छेद होगा, कुछ भी होगा, कि होल है ग्राफ में या दीवारें कड़ी है। अंडरस्टूड? तो कहीं ना कहीं वहां पे डोमेन का हिस्सा है ही नहीं, तो रेंज क्या होगा? बच्चे गलती क्या करेंगे? ठीक है, जहां पे +4 मिलना था क्या मिलेगा? -1। ठीक है, चलो।